नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, आज ये इंडक्शन मोटर का, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ये दूसरा लेक्चर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम कई सारे प्रश्नों को, न्यूमेरिकल्स को हम बताने वाले हैं कि कैसे आपको न्यूमेरिकल को बनाना है एग्जाम में। आज का जो लेक्चर है इससे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और आपको मैं दिखाने वाला हूं कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। चाहे इसरो की बात करिए, डीआरडीओ की बात करिए, पार्क की बात करिए, पीएसयू की बात करिए, तमाम जगह और रेलवे वगैरह में थ्योरी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं, शुरू करते हैं। हमने इससे पहले लेक्चर में बहुत कुछ देखा, लेकिन आज एकदम कंसेप्चुअल चीज हम देखने वाले हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है इसका नाम है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की गति में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर स्पीड। ठीक है, दो वर्ड यहां पर ध्यान दीजिएगा। पहला वर्ड है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम है? स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा है रोटर स्पीड। दूसरा नाम क्या है? रोटर स्पीड नाम है। ठीक है, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर स्पीड क्या है, पहले इस बात को समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे मैंने दो फिगर दिखा रहा हूं। पहला फिगर है स्टेटर का और दूसरा फिगर है रोटर का। ठीक है, अब जो स्टेटर जो होता है ये घूमता नहीं है। नाम ही है स्टेटर, मतलब स्थिर भाग, ये शांत रहता है, घूमता उमता नहीं है। ठीक है, नहीं घूमता है तो फिर हम लोग कई जगह देखे हैं कि भाई स्टेटर का स्पीड निकालिए, है ना। आप ऐसे देखते होंगे, एन एस देखते होंगे, मतलब स्टेटर का स्पीड बताइए कितना है। तो जब घूमता ही नहीं है तो स्टेटर का फील्ड हमको पता कैसे चलेगा। तो स्टेटर नहीं घूमता है, लेकिन इसके अंदर में जो चुंबकीय ध्रुव है ना, चुंबकीय ध्रुव के जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो सर्कुलर मोशन में घूमती है। कौन घूमता है, एक बार फिर से आपको मैं बताना चाहता हूं। स्टेटर हमारा स्थिर रहता है, ये घूमता उमता नहीं है। लेकिन कई जगह सुनने को मिलता है कि स्टेटर का स्पीड बताइए या सिंक्रोनस स्पीड बताइए। ठीक है, एस से स्टेटर और एस से सिंक्रोनस भी होता है। ठीक है, ये पूछता है आपसे, तो फिर आपको थोड़ा डाउट होता होगा कि सर स्टेटर तो स्थिर भाग होता है, ये घूमता कहां है, फिर कौन घूमता है। तो स्टेटर के अंदर में चुंबकीय ध्रुव होते हैं। जब हम थ्री फेज सप्लाई बाहर से हम देते हैं तो सप्लाई की वजह से फ्राडे लॉ के अकॉर्डिंग यहां चुंबकीय बल रेखाएं पैदा होती है और कैसा होती है, सर्कुलर होती है, गोलाकार घूमती है। तो कैसे घूमती है चुंबकीय बल रेखाएं, तो इस तरह से इस मोशन में घूमती है, ऐसे घूमती है। तो मान लीजिए हम इस तरह से इसको मोशन दिखा दिए कि भाई इस तरह से हमारा चुंबकीय बल रेखाएं घूम रही है और ये दिखेगा नहीं आपको। क्या होगा, ये दिखेगा नहीं आंखों से, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा है ना, नहीं दिखेगा। हवा दिखता है क्या? नहीं दिखता। उसी तरह से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे घूम रही है, दिखेगा नहीं बस। और इसी चुंबक घूमते हुए चुंबकीय बल को हम लोग स्टेटर का स्पीड बोलते हैं या सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। कोई आपसे पूछेगा कि ये स्टेटर किस स्पीड से घूमता है, तो आपको बताना होगा कि ये स्टेटर सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। कौन सा स्पीड से? सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। ठीक है, ये आपसे बोलेगा कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि स्टेटर के अंदर में जो चुंबकीय बल रेखाएं सर्कुलर मोशन में घूमती है उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, जिसका सूचित हम लोग एन एस के द्वारा हम लोग करते हैं। किससे करते हैं? एन एस के द्वारा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप ये समझ गए होंगे। अब दूसरा पोजीशन पे आते हैं। ये हमारा रोटर है और नाम से ही आता है कि ये घूमने वाला भाग होता है। रोटर मतलब घूमने वाला भाग, और ये घूमता है तो इसका जो सूचित करने वाला सिंबल हो वो एन आर होता है। आर से रोटर, आरपीएम पर मिनट होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट। आर मतलब रोटर। रोटर कैसे घूमता है? तो एन आर स्पीड से घूमता है। और रोटर, इस रोटर को जब हम इसके स्टेटर के अंदर में डालते हैं तो इस चुंबकीय बल के प्रभाव से ये घूमना शुरू करता है और ये जिस स्पीड से घूमता है उसको एन आर बोलते हैं। लेकिन यहां पे गौर करने वाली बात यह है, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं जिस स्पीड से घूमती है तो इसको भी घुमाने का काम करती है, लेकिन जो एन आर का स्पीड होता है ये कम होता है। किससे कम होता है? तो भाई एन एस, सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है। मतलब स्टेटर के स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से जो रोटर का स्पीड होता है वो कम होता है। ठीक है, तो ये तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सिंक्रोनस स्पीड क्या है, स्टेटर का स्पीड क्या है, एनआर क्या है, रोटर का स्पीड क्या है। ठीक है, यहां तक समझ गए हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, एक्चुअली किसका बात कर रहा है?
एनएस की बात कर रहा है, जो सिंक्रोनस स्पीड है उसकी बात कर रहा है, और यहां पर रोटर स्पीड की बात कर रहा है। ये किसका बात कर रहा है? एन आर का बात कर रहा है। ये रोटर का स्पीड हुआ और ये हमारा स्टेटर का स्पीड हुआ, जिसको हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। और इसी की कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सिंक्रोनस स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एन एस इक्वल टू 120 एफ अपन पी। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। नॉर्मली 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम लोग लेके चलते हैं। अगर कहीं नहीं दिया रहता है तो हम मान लेते हैं कि एफ का जो वैल्यू है हमारा 50 हर्ट्ज है, ठीक है। और कहीं कहीं एफ इक्वल टू 60 हर्ट्ज भी दिया रहता है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 60 वाला भी यूज होता है, इंडिया में नहीं होता है, इंडिया के बाहर होता है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग किसी मोटर के सिंक्रोनस स्पीड, मतलब उसके चुंबकीय बल रेखाएं की जो स्पीड है उसको हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं एक एक करके। कह रहा कि स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की गति को सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, सही है, जिसको एनएस बोलते हैं। कह रहा कि स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके घूमने की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, जिसको एनएस से सूचित करते हैं, जो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है जो आपूर्ति आवृत्ति, कह रहा कि जो आपूर्ति आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी और पोल्स की संख्या पर निर्भर करता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो हमारा ये सिंक्रोनस स्पीड है ये हमारा आवृत्ति पे, फ्रीक्वेंसी पे और पोल पर डिपेंड करता है। उस मोटर में, उस मोटर का फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है कि 60 हर्ट्ज है, किस पे कितना पर चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ पोल पर डिपेंड करेगा। पोल का संख्या ज्यादा बढ़ाएंगे तो नीचे से क्या होगा, जब नीचे वाला टर्म होता है तो इसको छोटा कर देता है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये छोटा हो जाएगा। पोल पर डिपेंड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा उतना ही स्पीड आपका बढ़ जाएगा। कौन सा स्पीड? सिंक्रोनस स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि रोटर की जो वास्तविक गति होती है हमेशा एनएस से कम होती है, इसलिए इसे असिंक्रोनस मोटर कहते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि जो एनएस होता है इसका स्पीड हमेशा ज्यादा होता है, और जो एनआर होता है इसका स्पीड हमेशा कम होता है। किससे? सिंक्रोनस स्पीड से। इसीलिए जो रोटर का स्पीड होता है उसको हम लोग बोलते हैं असिंक्रोनस मोटर, ठीक है ना, कॉल्ड एज सिंक्रोनस मोटर। मतलब वो सिंक्रोनस मोटर नहीं होता है। कह कि दोनों गतियों का जो अंतर होता है उसको हम एनएस माइनस एनआर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एनएस माइनस एनआर लिखते हैं। यहां तक बाबू क्लियर हो गया होगा? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये सब क्लियर हो गए होंगे आपको। हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे बोलता है कि स्लिप क्या होता है। एक टर्म आता है हम लोग का स्लिप। स्लिप क्या होता है? तो बाबू स्लिप वही है। क्या स्लिप वही है कि जो हमारा स्टेटर था, ये स्टेटर था, इसके अंदर में क्या हो रहा था? चुंबकीय फील्ड गति कर रहा था। ये स्टेटर है पूरा और इसके अंदर में चुंबकीय फील्ड गति कर रहा था, जिसको हम लोग एनएस बोलते थे, ठीक है। और एक रोटर था हमारा, रोटर, ठीक है, ये रोटर रहा। अब ये रोटर जो घूमता था जिस स्पीड से, इसको बोलते हैं एनआर, ठीक है। एनआर हमेशा कम होता है और एनएस हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। तो दोनों का जो अंतर होता है ना उसी को स्लिप बोलते हैं। मतलब उतना हमारा स्लिप कर गया। जैसे आप चलते हैं ना, आप गाड़ी में बैठते होंगे तो क्या बोलते हैं? गाड़ी का चक्का स्लिप कर रहा है। मतलब क्या हुआ? इंजन जितना स्पीड से घूम रहा है उतना स्पीड से चक्का नहीं घूम रहा है, तो चक्का को बोलते हैं स्लिप कर रहा है, मतलब बैक में जा रहा है, उस स्पीड को नहीं पकड़ रहा है। या जैसे आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, है ना, कभी कभी क्या होता है कि सीढ़ी पर ऐसे नहीं बनाया रहता, चढ़ने वाला प्लेन होता है, तो उस पर हम फिसल कर नीचे आ जाते हैं। मतलब चलना तो चाह रहे थे आप स्पीड से, लेकिन कुछ नीचे आप फिसल गए, तो फिसल गए तो आपका स्पीड पहले वाला स्पीड से कम हो गया, उसको स्लिप बोलते हैं। तो यहां भी क्या होगा कि मान लीजिए एनएस का स्पीड है 100 आरपीएम, ठीक है, और आपका रोटर का स्पीड है 80 आरपीएम, 80 आरपीएम। तो स्लिप की हम बात करें, स्लिप कितना है तो क्या करेंगे? बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, 100 माइनस 80 कर लेंगे तो हमारा 20 आ गया। तो 20 आरपीएम क्या हो गया? हमारा स्लिप हो गया। लेकिन एक्चुअली स्लिप को परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, जिसका फॉर्मूला हम आगे बताने वाले हैं। तो वैसे स्लिप कितना हुआ? 20 आरपीएम हमारा कम चल रहा है। क्यों? क्योंकि 20 आरपीएम स्लिप हो रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है, उसको स्लिप बोलेंगे। स्लिप हम हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं, तो परसेंटेज में जब स्लिप निकालिएगा तो इस वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करिएगा, एनएस माइनस एनआर। एनएस कितना है? 100 है। एनआर कितना है? 80 है, बटा 100 कर देंगे और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा स्लिप कितना हो रहा है। अब यहाँ जैसे हमने 20 निकाला तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूं। तो इस तरह से आप लिख सकते थे
100 माइनस 80 बाटा में 20, तो क्या हो जाता है इंटू 100। तो क्या होता है यहाँ पे 100 में से 80 घटा 20 हो गया, और 20 बाटा नीचे कितना एनएस है ना, तो एनएस हमारा कितना है 100 है, तो नीचे 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। 100 कट गया तो कितना हुआ 20%। तो स्लिप कितना है मेरा 20% है ना। तो ये स्लिप 20 आरपीएम मतलब कितना हुआ 20% हमारा स्लिप आ रहा है, ठीक है। तो स्लिप ऐसे निकालते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कि अगर हमको एनआर निकालना है, क्या निकालना है एनआर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे एनआर। तो इसको इस पूरे टर्म को जब सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो आपका जो वैल्यू आएगा एनआर इजकल टू एनएस, एनएस ब्रैकेट में 1 माइनस एस हो जाता है। एस क्या है स्लिप है, एनएस क्या है सिंक्रोनस स्पीड है, और एनआर क्या है रोटर का मोशन है। इस वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं रोटर का स्पीड निकाल लेते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग, आगे जरूरत पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला, इससे पहले जो फॉर्मूला हमने पढ़ा उसको, इस सबको आपको याद रखना होगा, ठीक है। और इससे प्रश्न आपसे कई बार पूछे जाते हैं। कह रहा है कि छोटे मोटर्स में 4% से लेकर 5% क्या होता है स्लिप होता है। छोटा मोटर में 4% से 5% स्लिप होता है, और बड़े इंडक्शन मोटर में 1.5 से लेकर 2.5% तक हमारा स्लिप रहता है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहां पे इंपॉर्टेंस बताए स्लिप क्यों जरूरी है, स्लिप क्या है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। कह रहा है कि टॉर्क उत्पादन, इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्लिप पर निर्भर करता है। कह रहा है कि इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है वो स्लिप पर निर्भर करता है, आगे हम फॉर्मूले में देखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग करंट, कह रहा है कि स्लिप जितनी अधिक होगी, जैसे मान लीजिए कि स्लिप आपका एस इक्वल टू 1 है, करंट उतना ही अधिक होता है। ये स्लिप का खासियत है कि स्लिप जितना अधिक होगा करंट उतना ही ज्यादा होता है, स्टार्टिंग करंट उतना ही ज्यादा होता है। तो शुरू में क्या होता है कि मोटर तो घूमता नहीं है, शुरू में मोटर घूमता नहीं है, तो स्लिप की हम बात करें तो स्लिप इक्वल टू क्या होता है एनएस माइनस एनआर होता है ना, अपन 100 बोलो एनएस होता है। तो एनआर क्या होता है शुरू में 0 हो जाता है, क्योंकि शुरू में मोटर में घूमेगा ना करंट सप्लाई, उसी समय थोड़ा घूमेगा, तो उस समय स्लिप हमारा एस इक्वल टू 1 हो जाता है। तो 1 होगा तो स्लिप जब ज्यादा होगा तो स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होता है हमारा, ठीक है। गति नियंत्रण, स्लिप को बदलकर हम लोग क्या करते हैं मोटर को गति को नियंत्रित कर सकते हैं, स्लिप को चेंज करके मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे वाउंड रोटर में प्रतिरोध को जोड़ना है, कारण वाउंड रोटर होता है, वाउंड रोटर जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं स्लिप रिंग लगाकर एक्सटर्नल हम लोग क्या करते हैं रेजिस्टेंस पैदा करके स्लिप को बढ़ाने का काम करते हैं, घटाने का काम करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स है जिससे आप पता कर सकते हैं कि स्लिप क्यों जरूरी है। पहला, टॉर्क उत्पादन के लिए, ज्यादा टॉर्क चाहिए तो स्लिप आपको जरूरी है, स्टार्टिंग करंट ज्यादा करने के लिए, और गति को नियंत्रण करने के लिए स्लिप हमारे लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो कहीं सवाल पूछेगा कि स्लिप क्यों जरूरी है, ये 3-4 पॉइंट आपके क्वेश्चन में रहेंगे, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है कि 5 किलोवाट, ठीक है। 5 किलोवाट क्या है भाई पावर है, पावर को बोलते हैं ना 5 किलोवाट, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दिया है कितना 50 हर्ट्ज दिया है, 6 पोल कितना दिया है 6 गो पोल है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर 960 एनआर दिया हुआ है कितना 960 आरपीएम पर चलता है, ठीक है ना, इतने पर चलता है। तो तुल्यकालिक सिंक्रोनस गति 1000 आरपीएम है, एनएस भी दिया हुआ है कितना 1000 आरपीएम दिया हुआ है, एनएस कितना दिया हुआ है 1000 आरपीएम दिया हुआ है। तो कह रहा है कि स्लिप प्रतिशत में हमें बताइए कि स्लिप कितना होगा, प्रतिशत में बताइए हमें। तो सारा डेटा पहले लिख लेना है, और स्लिप का परसेंटेज पूछ रहा है तो बाबू स्लिप का फॉर्मूला पहले लिखिए, क्या होता है एन एस माइनस एन आर अपन एन एस इंटू 100, ठीक है, यही होता है ना, और कुछ होता नहीं है, सब दिया हुआ है। तो आसानी से हम निकाल लेंगे, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहां पर देखिए एनएस कितना है 1000 दिया हुआ है, माइनस 960 अपन 1000, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे यहां पे और निकाल लेंगे, तो आसानी से आपका निकल जाएगा। और ये इसको सिंप्लीफाई आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो जाएगा, इसमें से इसको घटाकर भाग कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका स्लिप कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर दिया है, आप देख सकते हैं स्लिप आपका 4% आ रहा है। तो इस तरह से आंसर आपका कितना होगा 4%, आप आसानी से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए, और ये क्वेश्चन आप देखिए डीएमआरसी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसान था। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि 900 आरपीएम पर चल रही 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 चरण मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होगी, दक्षता पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनएस दिया हुआ है आपका, कितना है 900 आरपीएम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 50 हर्ट्ज है आपका फ्रीक्वेंसी। पोल कितना है, तो 6 पोल है। और मोटर क्या है हमारा, 3 फेज मोटर है। कौन सा फेज है, 3 फेज मोटर है। तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी हमारा दक्षता बताइए, इफिशियंसी बताइए। तो इफिशियंसी क्या होता है बाबू, देखो इफिशियंसी कभी भी होता है हमारा आउटपुट, हमेशा याद रखना आउटपुट अपन इनपुट होता है, यही होता है ना। इनपुट अगर परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाता है। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट क्या है, तो आउटपुट हमारा क्या है, यही तो है 900 आरपीएम, यही तो, सॉरी ये 900 आरपीएम क्या है, ये रोटर का स्पीड है, आर होगा, यहाँ पे गलती से एनएस लिख दिया, एनआर होगा, रोटर का स्पीड है एनआर, यही तो आउटपुट है हमारा एनआर। ठीक है, तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआर अपन इनपुट क्या है, इनपुट हम क्या दे रहे हैं, एनएस दे रहे हैं, इनपुट हमारा कितना है, एनएस है, यही तो सिंक्रोनस स्पीड है, यही देते हैं तो हमें इतना मिलता है। तो एनएस अगर हम यहाँ पे लिख दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा एफिशिएंसी पता चल जाएगा। लेकिन एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे, एनएस तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो एनएस नहीं दिया तो एनएस का तो फॉर्मूला मालूम है ना, एनएस का फॉर्मूला मालूम है सबको, एनएस इक्वल टू क्या होता है 120 इंटू एफ, यही था ना, अपन पी, यही होता है ना। तो क्या कर लेंगे 120 कर लेंगे, और कितना हर्ट्ज दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 50 दिया हुआ है, पोल कितना है हमारा, तो 6 पोल है, तो कटा देंगे यहां से 6 दूनी 12, 20 का 20 से, और 5 दूनी 10, एनएस कितना हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10। ठीक है, 1000 हो गया आरपीएम। ठीक है, और चल कितने से रहा है, 900 आरपीएम से चल रहा है, तो यहां पर निकाल लो क्या हो जाएगा हमारा, एनआर है 900 और एनएस कितना है हमारा 1000 है, एनएस इंटू 100 कर लेंगे, 100 कर लेंगे, तो यहां से परसेंटेज हमारा आ जाएगा। तो कटा दो, 2 से 0, 2 0 कट गया, 1 से 1 ये कट गया, तो कितना है 90%, है ना। इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगी, 90% हो जाएगी। सही है, बना लोगे, आसानी से बन जाएगा। अगर फॉर्मूला आपको मालूम है तो आपको समझ में आ जाएगा। और इफिशियंसी से घबराना नहीं है, इफिशियंसी ही होता है, कहीं भी कुछ नहीं दिया हो इस इफिशियंसी का फॉर्मूला, तो आउटपुट अपन इनपुट करके हम लोग इफिशियंसी को निकाल लेते हैं। तो आप इसे बना लेंगे आसानी से, कोई समस्या वाला विषय नहीं है, और मैंने बना दिया यहाँ पे, आप देख लीजिए ऐसे ही बनाया गया है। ठीक है, आप देखेंगे तो हमारा जो इफिशियंसी है कुछ इस तरह से निकाला गया है। यहाँ पे एक्चुअली क्या किया है, ये दूसरा मेथड से बनाया है तो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे आ गया 1000 आरपीएम, ये एनएस आ गया है इसका। ठीक है, और यहाँ पे ये स्लिप निकाल लिया है, स्लिप निकाल लिया है कि स्लिप कितना है, तो स्लिप इसका कितना परसेंट आ रहा है, 10% स्लिप इसका आ रहा है। ठीक है, ये भी तरीका सही है, स्लिप 10% निकाल लिए, मतलब जो हमारा स्पीड है, मान लीजिए कि 100% स्पीड है, तो 100% में हमारा 10% क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि 10% स्लिप हो रहा है। तो कितना स्पीड आ रहा है, 90% स्पीड आ रहा है, तो 90% इफिशियंसी हुआ, तो क्या हो जाएगा 90% इफिशियंसी हो जाएगा हमारा। क्यों होगा, क्यों, क्योंकि 10% जो स्पीड और स्लिप कर जा रहा है, तो चल कितने से रहा है, तो भाई 100 में से 10 घटा देंगे तो 90% से चल रहा है, तो 90% कितना हुआ, तो 1000 का 90% निकाल लो, 1000 का 90% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 900 आरपीएम हो जाएगा हमारा। मैथमेटिक्स आता होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके डन। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे एक दे दी है, याद रखिएगा, ये नोट्स है, करके थोड़ा सा याद रखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा कि इफिशियंसी की बात कर रहा है, तो मोटर में इफिशियंसी जो निकालते हैं तो आउटपुट अपन इनपुट होता है, क्या होता है, इफिशियंसी की हम बात करें तो क्या होता है हमारा आउटपुट अपन इनपुट होता है, यही होता है ना, इनपुट इंटू 100 होता है। तो आउटपुट हमेशा कम होगा और इनपुट हमेशा ज्यादा रहता है हमारा, इफिशियंसी में यही होता है। दुनिया में कोई भी मशीन 100% काम नहीं करती है, मतलब आउटपुट हमेशा कम रहेगा, इनपुट हमेशा ज्यादा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि आउटपुट कम क्यों होता है, इसलिए कम होता है क्योंकि मोटर का जो वाइंडिंग है, मोटर को जो अंदर वाला भाग है, उसमें कोर लॉसेस होता है, कॉपर लॉसेस होता है, मैकेनिकल लॉसेस होता है, स्ट्रेस लॉसेस होता है, ये सब लॉसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जाता है, रोटर का स्पीड। ठीक है, तो एक सामान्य जो अनुमान है उसके अकॉर्डिंग कह रहा है
कि छोटा मोटर हो, मतलब 5 से 10 एचपी का मोटर हो, उसका जो क्षमता होता है 80 से 85% होता है। डायरेक्टली कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि छोटे मोटर्स जो 5 से 10 एचपी के होते हैं उनकी इफिशियंसी कितनी होती है, तो आपको बताना होगा ऑप्शन देके 80 से 85 के बीच में जो होगा उसको टिक आउट कर लेना है। मध्यम मोटर्स जो 10 से 50 एचपी तक का होता है उसका जो क्षमता होता है उसको 85 से 92% तक होता है। और जो बड़ा मोटर्स है 50 एचपी से ज्यादा वाला मोटर होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 93 से लेकर 97% होती है। कारण इस प्रश्न के लिए 900 आरपीएम पे 10% स्लिप दर्शाता है कि मोटर लोडेड स्थिति में चल रही है और 5 किलोवाट पावर है इसका, तो कह रहा है कि लगभग 6.7 एचपी की मोटर होगी, ठीक है ना, जो सामान्य दक्षता से 85% हो सकती है। ये बता रहा है कि जो आपने क्वेश्चन बनाया उसके अनुसार आप ये निकाल सकते हैं कितने एचपी का मोटर है, तो इस वाले रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा मोटर है हमारा। तो अभी हमारा 90% एफिशिएंसी आया था, मतलब मध्यम मोटर हमारा है ना, 10 से 50 एचपी वाला मोटर हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 85 से 90 था, तो 90 तो था ही हमारा, तो मतलब मध्यम मोटर्स था हमारा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब आगे बढ़े तो आपके सामने एक और क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान घूर्णन करता है। कह रहा है कि 3 फेज के जो 3 फेज होगा ये हमारा 3 फेज के सिंक्रोनस मोटर में अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है ये होता है, जो घूमता रहता है, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र जो घूमता रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं हम लोग? एनएस बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। जो स्टेटर के अंदर में जो चुंबकीय फील्ड जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं? एनएस। एनएस मतलब सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। तो देखो कहां पे है, ये है सिंक्रोनस स्पीड, सही है, ओके। अब यहां पर दिया गया है, आप इसको आपको मालूम ही होगा, है ना। सिंक्रोनस स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एनएस इक्वल टू, सबको मालूम है, 120 इंटू एफ अपॉन पी, इसी से निकालते हैं हम लोग, सही है, ओके। चलो आगे बढ़े, तो आगे बढ़े तो एक और आ गया, क्या आ गया भाई? कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर, मतलब सिंक्रोनस मोटर के लिए तुल्यकालिक गति खाली स्थान द्वारा दी जाती है ना। कह रहा है कि एनएस का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? तो एनएस निकालते हैं 120 इंटू एफ अपॉन पी, यही निकालते हैं ना जी। तो देखो कौन सा है हमारा, डी नंबर है, सही है। तो ये सारे प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, अगर आपको मालूम होगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहां पे दिया गया है, नेक्स्ट कह रहा है कि स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप होती है। कह रहा है कि स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्पीड इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी होती है? स्लिप की बात पूछ रहा है, एस पूछ रहा है कितना होता है स्थिर अवस्था में। एस इक्वल टू क्या होता है हमारा? एनएस माइनस एन आर अपन एनएस, सही होता है ना। अगर परसेंटेज में चाहिए तो 100 कर लीजिए, ठीक है। तो हमको परसेंटेज को अभी फिलहाल हम हटा देते हैं, रखना तो रख सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। अब बताइए करा कि स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था मतलब जो रोटर का स्पीड है 0 है। स्थिर अवस्था का मतलब क्या होता है? जो रोटर है एन आर का स्पीड हमारा 0 होगा। जब रोटर नहीं चलेगा तभी तो स्थिर अवस्था आएगा। तो यहां फॉर्मूला में रख लो, एनएस रहेगा हमारा, और एन आर क्या हो गया? 0 हो गया है अपन एनएस, ठीक है। इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा? एनएस बटा ये 0 घट जाएगा तो एनएस बटा एनएस हो जाएगा, ठीक है। कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का मतलब स्लिप कितना होगा? तो स्लिप कितना है हमारा? 1 आया, यही तो पूछ रहा है कि स्लिप कितना होगा, तो 1 होगा भाई, 1 होगा। ये डी नंबर सही है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन क्या करना है कि स्लिप का वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। स्लिप का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, ये नॉर्मल एस इक्वल टू होता है। अगर परसेंटेज की बात करें कि परसेंटेज में कितना होता है, तो 0% से लेकर 100% के बीच में हमारा स्लिप होता है, ठीक है। 100 से गुना कर दिएगा तो यही तो होगा, इसमें 100 से गुना कर दीजिए यही आएगा। तो अब 0, अगर स्लिप 0 है इसका मतलब हुआ कि जो रोटर है सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रहा है। रोटर का स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड है। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्टेटर है, स्टेटर में चुंबकीय जो बल रखा है एनएस स्पीड से घूम रहा है, और जो रोटर है, रोटर का भी स्पीड एन आर इक्वल टू एनएस के बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में हमारा एस 0 आता है। कैसे आता है? क्योंकि एस इक्वल टू क्या होता है ये सबको मालूम है। एस इक्वल टू क्या होता है बाबू? एस इक्वल टू होता है हमारा
एन एस माइनस एन आर अपन एन एस, यही होता है ना। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, एन एस और एन आर बराबर हो जाए, तो ये ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा। तो जीरो अपर एन एस होगा तो क्या हो जाएगा, एस इजकल टू हमारा जीरो हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि एन आर और एन एस दोनों बराबर हो जाता है, उस कंडीशन में हमारा स्लिप जीरो होता है। तो कह सकते हैं ना कि जो एन एस स्पीड है उसी स्पीड से एन आर भी घूम रहा है। मतलब ऐसा कंडीशन होता नहीं है, अगर हो रहा है तो इसको आइडियल कंडीशन बोलेंगे। आइडियल कंडीशन किसको बोलते हैं कि केवल हम सोच सकते हैं, किताबों में दिखेगा, प्रैक्टिकल में नहीं दिखता, उसको आइडियल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अगर एस इक्वल टू 1 हो रहा है तो मतलब रोटर क्या स्थिर है। अभी हमने देखा ना कि रोटर जब बंद है तो एनआर हमारा क्या हो रहा था, जीरो हो जा रहा था। जब एनआर जीरो होता था मतलब रोटर बंद है, घूम नहीं रहा है, उस कंडीशन में 1 आता था, तो हम कहेंगे रोटर हमारा स्थिर है, लॉक्ड है। ठीक है, अगर एस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रहा है, एस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो कहेंगे ये समान कंडीशन है जिसमें मोटर चलता है। तो हो सकता है 10% आए, 20% आए, 30% आए, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से वो चल रहा है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में कहीं से आपसे पूछ देगा कि अगर स्लिप किसी मोटर का जीरो है, इसका अर्थ क्या है, मोटर घूम रहा है, मोटर स्थिर है, मोटर सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा कि मोटर सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, घूम तो रहा है लेकिन सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, ये बताना होगा आपको। ओके, ये सारा डिटेल्स छोटा छोटा चीज है लेकिन लॉजिकल है, आप इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 6 पोल की इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज के साथ जुड़ी हुई है और फुल लोड पर 960 आरपीएम को प्रतिशत स्लिप क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है और सिंपल सवाल है। देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है पोल का संख्या दिया है 6, ठीक है, और कह रहा है कि इंडक्शन मोटर फ्रीक्वेंसी इसका कितना है, 50 हर्ट्ज है, और कह रहा है कि जो एन आर है फुल लोड पे 960 स्पीड है, इसका आरपीएम है। ठीक है, एनएस नहीं दिया हुआ है, एनएस हमारा नहीं दिया हुआ है, तो कह रहा है कि स्लिप की याद करिए, स्लिप क्या होगा। तो भाई यहां पर तो सबको मालूम है कि अगर स्लिप निकालना है हमको तो स्लिप इक्वल टू होता है एनएस माइनस एन आर अपन एनएस, और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे। तो यहां पे बाबू एनएस तो दिया हुआ है, एनएस नहीं दिया हुआ है। एनएस क्या नहीं दिया हुआ है, एनआर दिया हुआ है, और जब तक एनएस मिलेगा नहीं तब तक हम निकाल नहीं सकते स्लिप कितना होगा, है ना। और परसेंटेज में पूछ रहा है स्लिप कि परसेंटेज स्लिप बताइए, तो हमको पहले एनएस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एनएस। तो एनएस क्या होता है, 120 इंटू एफ होता है ना, अपन क्या होता है, पी होता है। तो 120 रख देंगे, एफ कितना दिया हुआ, 50 हर्ट्ज दिया हुआ, तो 50 रख देंगे, और पोल कितना दिया हुआ, 6 पोल है तो 6 रख देंगे। तो 6 दूनी 12 मतलब 20 होगा, 20 हो गया ना, 20 छका 20 से, और 5 दूनी 10, 1000 आ गया, 1000 आरपीएम आ गया हमारा। ठीक है, अब 1000 आरपीएम जब यहां आ गया, एनएस आ गया, तो यहां पर रख दो, एस परसेंटेज का निकालेंगे तो एनएस कितना है 1000 माइनस कितना है 960, एनआर है 960 अपन 1000 इंटू 100 प्रतिशत निकालना है तो आपको। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 को 0, और घटाओगे तो हमको लगता है कि 4% आएगा। घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 1000 में से 960 घटाएंगे तो 40 होगा, 40/100 इंटू परसेंटेज कर लो, कटा दो 0 से 0, तो कितना हुआ, 4% आ रहा है हमारा। तो क्या होगा, स्लिप कितना होगा, 4%। इजी है ना, ऐसे ही बनाना। मतलब ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बना के भी नोट्स में दे दिया है इस तरीके से, तो आप इसे बना लेंगे। ठीक है, ओके डन, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है फिर से, इसरो 2019 का प्रश्न है कि भाई पी कितना दिया हुआ है, तो 6 पोल है और 3 फेज मोटर है, एफ कितना है, तो 50 हर्ट्ज है आपका एफ, और मोटर का समर्पण 3% है, मतलब स्लिप कितना है हमारा 3% स्लिप दिया हुआ है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर, तो एन आर बता रहा है, एन आर कितना होगा बता दो, एन आर कितना होगा तो बता दो आप। तो आपको याद होना चाहिए एन आर इक्वल टू, हम निकाले थे ना, एन एस ब्रैकेट में 1 माइनस एस था, ऐसा ही कुछ था, तो इसमें हम रख के निकाल लेंगे, निकल जाएगा। तो मैंने आपको बना दिया है यहाँ पे, देखिए सेम वही बात है। तो एन एस दिया है, एन एस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए,
यही फॉर्मूला होता है ना, देखिए यहीं पे मैंने लिख दिया है, ये वाला यही होता है। लेकिन एनएस जो है यहाँ पे एनएस कहीं नहीं दिया हुआ, तो एनएस निकाल लेंगे। एनएस इक्वल टू क्या होता है हमारा 120, एफ कितना है हमारा, एफ का वैल्यू 50 दिया हुआ है, और पोल कितना ये भी दिया हुआ है, पोल 6 है, तो 20 छक्का 20 से, और 5 दूनी 10, 1000। एनएस कितना आ जाएगा हमारा 1000 आरपीएम आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रख देंगे एनआर इक्वल टू 1000, 1 माइनस 3% स्लिप है ना भाई, स्लिप कितना है हमारा 3% स्लिप है, तो 3% को डेसिमल में बदलिएगा तो कितना जाएगा 0.03 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.03 कर दीजिए और माइनस करिएगा तो हमारा 970 आरपीएम आ जाएगा हमारा। तो क्या आंसर होगा 970 आरपीएम हमारा एनआर का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बना लेना है। चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 फेज मोटर है, 400 वोल्ट पे ये चल रहा है। ठीक है, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, और रेटेड गति बोल रहा है कि 715 आरपीएम है। रेटेड मतलब होता है एनआर, एनआर का जो स्पीड है 715 आरपीएम है। ठीक है, तो बोल रहा है कि पोल का संख्या कितना होगा, पोल का संख्या आप बताइए कितना होगा। तो बाबू पोल निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, एनएस इक्वल टू 120 एफ अपन पी, यही तो होता है। ये पी का वैल्यू रख देंगे, एफ का वैल्यू रख देंगे और एनएस रख देंगे तो हो जाएगा। तो ये तो दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, जब तक ये मिलेगा नहीं तो पुल कैसे निकलेगा हमारा, नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए एक जुगाड़ ये है, क्योंकि दिया नहीं है ऐसा, तो जुगाड़ ये हम लोगों ने बना लिया, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा सा लग रहा है और भी क्वेश्चन में डेटा रहेगा तभी कुछ कर सकते हैं। तो देखिए याद कर लीजिएगा इतना सा कि ये है सिंक्रोनस गति एनएस, ठीक है, और ये है एनआर मतलब वास्तविक गति। अगर गति आपका 1440 से लेके 1470 के बीच में दिया रहेगा तो उसके लिए एनएस का वैल्यू 1500 आरपीएम हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि स्लिप 2 से 3% मान के हम लोग चलते हैं, मतलब 2 से 5%। अगर कहीं पर इस तरह का कंडीशन आता है तो 2 से 5% स्लिप लेके चलेंगे। तो अगर 1440 से लेके 1470 रेटेड स्पीड है, मतलब हमारा रोटर का स्पीड है, तो उसके लिए हम एनएस का वैल्यू 1500 रखेंगे। अगर 960 से लेकर 980 के आरपीएम के बीच में है, उसके लिए हम 1000 एनएस का वैल्यू लेते हैं। अगर 715 से लेकर 735 के बीच में है तो 750 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रेटेड स्पीड है वो हमारा 715 है, तो ये हमारा इस वाला रीजन में आता है, 715 735 के रीजन में, मतलब 750 हम लोग एनएस का वैल्यू रख लेंगे। तो एनएस का फॉर्मूला ये होता है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर 750 रख लेंगे, पी के वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 8 पोल होगा हमारा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा सा है, लेकिन हम इस कंडीशन में नहीं मिलता है तो अपने से बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं कि एस इक्वल टू 2 से 5% तक है, और इस तरीके से हम निकालेंगे तो हमारा 8 पोल वाला मोटर सपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, काफी सोचने वाला क्वेश्चन है कि करेंगे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एफ का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, और बोल रहा है कि अधिकतम गति स्टेटर का जो सिंक्रोनस स्पीड है उसका वैल्यू बताइए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं एनएस इक्वल टू होता है हमारा 120 इंटू एफ अपन पी, यही होता है ना। तो हमारा तो ये निकालना है और ये दिया हुआ है, पोल मालूम रहेगा तब तो हम निकाल पाएंगे। यहाँ पोल दिया ही नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जितना पोल का संख्या कम रहेगा उतना ही स्पीड हमारा ज्यादा होता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पोल का संख्या कम रखेंगे तो एनएस का स्पीड हमारा बढ़ेगा। तो एक मोटर में कम से कम नॉर्थ और साउथ पोल तो चाहिए ही चाहिए, 2 पोल तो रहेगा ही रहेगा, सिंगल पोल का तो मोटर होगा ही नहीं, 2 पोल तो बनेगा ही बनेगा, नॉर्थ और साउथ। तो कम से कम कितना पोल हो सकता है, 2 हो सकता है पोल का संख्या, इसीलिए अपने मन से यहाँ पे पी इक्वल टू 2 रख लेंगे, क्योंकि इससे कम पोल होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 पोल का मोटर स्टार्टिंग मोटर 2 पोल से स्टार्ट ही होता है, 2 के बाद कितना होगा 4, 4 के बाद 6, ऐसे होता है। तो हम 2 पर निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे कम वैल्यू रखेंगे तब तो मैक्सिमम स्पीड आएगा। तो चलिए रख लेते हैं। तो एनएस इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 इंटू एफ कितना है 50 दिया है, अब पोल का संख्या हम 2 कर लेते हैं, तो कटा दीजिए 60 दूनी 120, 6 5 30, मतलब एनएस का वैल्यू कितना आ गया 3000 आरपीएम आ गया, 3000 आरपीएम आ गया। तो सबसे ज्यादा स्पीड कितना होगा, तो 3000 आरपीएम हमारा होगा, 30000 नहीं होगा, ये गलत है, 3000। तो 3000 आरपीएम पे हमारा मोटर घूमेगा,
जो सबसे अधिकतम वैल्यू होगा। अब कई सारे बच्चों का सवाल ये रहेगा कि सर यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं था, अचानक से आप निकाल लिए। तो इस कंसेप्ट को याद रख लीजिएगा कि पोल का संख्या कम करेंगे तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगा। तो कितना कम करेंगे? 2 से तो कम करेंगे नहीं, तो 2 सबसे कम पोल होगा। सबसे कम पोल पे सबसे ज्यादा स्पीड जो मिलेगा हमारा 3000 आरपीएम मिलेगा, जो इस फॉर्मूले में आपको समझ में आ गया। नहीं तो ये वाला फॉर्मूला है, और नहीं तो ये चार्ट आप याद कर लीजिएगा। ये जो चार्ट आपके सामने हम दे रहे हैं कि 2 पोल पे स्पीड 3000 आरपीएम होता है, 4 पोल पे 1500, 6 पोल पे 1000, 8 पोल पे 750 आरपीएम। पोल का संख्या बढ़ा रहे हैं, आरपीएम हमारा सिंक्रोनस स्पीड घट रहा है, ठीक है। और यहाँ भी घट रहा है और यहाँ भी घट रहा है। ये रोटर का स्पीड है, ये सिंक्रोनस स्पीड है। तो पोल की संख्या के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है क्या होता है, और ये क्वेश्चन पूछा है राजस्थान इंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है। तो कह रहा है लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है कि मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क होता है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है कि जीरो टॉर्क स्टार्टिंग होता है। जीरो टॉर्क या जीरो टॉर्क होता है। तो बाबू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि टॉर्क हमें ज्यादा मिले, इसीलिए तो करते हैं। तो जो टॉर्क होगा हमारा इसमें, वो हमारा कितना होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाकर स्टार्टिंग टॉर्क को अधिक किया जा सकता है। तो स्लिप रिंग हम इस्तेमाल करते हैं हाई टॉर्क के लिए, ठीक है। तो इसीलिए सी नंबर सही होगा हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन भाई? कह रहा कि 6 ध्रुव और तीन फेज 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर का जो स्लिप है 3% है, तो मोटर की गति का पता लगाइए। तो शायद ये क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, दोबारा रिपीट क्वेश्चन है लग रहा है। पी पोल 6 है, फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। और स्लिप हमारा 3% है, मतलब 0.03 है। तो मोटर का गति का पता लगाइए। एनआर पूछ रहा है, ठीक है ना, एनआर पूछ रहा है। तो एनआर इक्वल टू होता क्या है? एनएस ब्रैकेट में 1 माइनस एस होता है, यही होता है ना। एनएस तो दिया नहीं है कहीं पे, तो एनएस पहले निकाल लेंगे हम लोग। एनएस निकालेंगे तो क्या होगा? 120 इंटू एफ। एफ कितना है हमारा? 50 है। और पोल कितना है हमारा? 6 है। तो 6 दूनी 12, 20 हो गया ना। तो 5 दूनी 10, 1000 हो जाएगा। एनएस कितना हो जाएगा हमारा? 1000 हो जाएगा। 1000 आरपीएम हो गया, ठीक है। तो यहां रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 1 माइनस 0.03, और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा वही होगा हमारा। इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा, कर दिया है मैंने, आप देख लीजिएगा। तो 970 आ रहा है, ठीक है। शायद इसको हम लोगों ने देख लिया है, बना लिया है। देखिए 970 आ रहा है, और इसी तरीके से बनेगा। यहाँ बनाया हुआ है, आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। बहुत आसान है। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया, हम ध्यान नहीं दिए। ओके, कोई बात नहीं। अब छोटा छोटा फॉर्मूले हैं, कुछ नियम कानून है, उसको आपको समझ लेना होगा, ठीक है। और कॉपी में नोट्स बना लेना होगा। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं क्या क्या है। पहला है टॉर्क का प्रभाव। टॉर्क का प्रभाव क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो टॉर्क होता है ना, वो हमारा वोल्टेज के स्क्वायर का समानुपाती होता है। वोल्टेज के स्क्वायर का समानुपाती होता है, मतलब जितना वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना टॉर्क बढ़ेगा, लेकिन टॉर्क दोगुना रफ्तार से बढ़ेगा। स्क्वायर का समानुपाती मतलब मान लीजिए वोल्टेज को हम 2 कर दिए, भी 2 है, तो टॉर्क भी हमारा क्या हो जाएगा? टॉर्क हमारा 4 हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे ना तो 4 हो जाएगा। अगर वोल्टेज को हम 4 करते हैं तो टॉर्क हमारा 16 हो जाएगा। देखिए किस स्पीड से बढ़ा है। स्क्वायर का समानुपाती होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा तो बता देना होगा। दूसरा, यदि सप्लाई वोल्टेज कम है तो टॉर्क तेजी से कम होगा। सप्लाई वोल्टेज कम है तो टॉर्क तेजी से कम होगा। कैसे? क्योंकि ये दुगुना स्पीड से कम भी होगा, स्क्वायर का दुगुना स्पीड से कम होगा। कैसे? मान लीजिए 4 वोल्टेज है तो ये टॉर्क 2 हो जाएगा। अगर 16 था तो हमारा ये 4 था। तो जैसे टॉर्क कम हो, बहुत तेजी से कम हो जाता है। आप इस फॉर्मूले पर रख के देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। स्पीड का इफेक्ट ऑन स्पीड। स्पीड का क्या इफेक्ट होता है भाई? तो कह रहा है इंडक्शन मोटर का स्पीड मुख्य रूप से सप्लाई फ्रीक्वेंसी और पोल्स की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन वोल्टेज में परिवर्तन का भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो वोल्टेज में परिवर्तन होगा तो भाई सप्लाई में परिवर्तन हो रहा है, तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो तो पड़ता है। लेकिन स्पीड की हम बात करें तो एनएस जो होता है ना, 120 इंटू एफ अपन पी होता है। तो फ्रीक्वेंसी और पोल पे हमारा
सिंक्रोनस स्पीड निर्भर करता है, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड जो वहां आ रहा है वो डिपेंड करता है किस पे, वोल्टेज पर डिपेंड करता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वोल्टेज इसमें है लेकिन फॉर्मूले में नहीं है, लेकिन वोल्टेज भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा कि यदि वोल्टेज बहुत अधिक कम हो जाए तो मोटर अधिक स्लिप के कारण ओवरहीट हो सकता है और स्पीड में भारी गिरावट हो सकती है। क्या बोला कि मोटर का अचानक से वोल्टेज बहुत कम हो जाए तो स्लिप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और स्लिप बढ़ेगा तो स्लिप करने से क्या होगा, हीटिंग होगा। अब गाड़ी का चक्का देखिएगा, जब स्लिप करता है तो गाड़ी के टायर के नीचे से चिंगारी निकलने लगता है ना, हीटिंग होने लगता है, धुआं निकलने लगता है, क्योंकि स्लिप होने लगता है। स्लिप होता है तो घर्षण पैदा होता है, और उस घर्षण की वजह से हीट जनरेट होता है, और हीट क्या करता है, आग लगा देता है, हीटिंग कर देता है, जल जाएगा आपका। ठीक है, ये रहा हमारा इफेक्ट हमारा किसका, वोल्टेज का, टॉर्क का। अब हम लोग करंट और दक्षता का प्रभाव कह रहा है कि मोटर पे करंट और दक्षता का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कम वोल्टेज पर मोटर को समान आउटपुट पावर देने के लिए करंट बढ़ता है, जिससे कॉपर लॉस बढ़ता है। कह रहा है कम वोल्टेज पर मोटर को समान आउटपुट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, पावर जो होता है ना, V इंटू आई होता है। अब होगा क्या कि वोल्टेज हमारा कम हो गया, तो वोल्टेज कम हुआ तो करंट तो बढ़ेगा ना, क्योंकि पावर तो मेंटेन करेगा। तो एक क्वांटिटी कम रहा तो एक बढ़ेगा। अब जब करंट बढ़ता है तो करंट के बढ़ने से हमारा कॉपर लॉसेस होने लगता है ना। क्या होगा, कॉपर लॉस होगा, रोटर के अंदर में कॉपर लॉस होगा, और उस कॉपर लॉस की वजह से इफिशियंसी हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। तो वोल्टेज को घटाने से पावर मेंटेन करने के चक्कर में इफिशियंसी आपका डाउन हो जाता है। ठीक है, अधिक वोल्टेज पर कोर लॉसेस, और वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो कोर लॉस होगा, कोर लॉस में हिस्टेरिसिस लॉस, ईडी करंट लॉस हो जाता है। ठीक है, जिससे मोटर गर्म हो जाता है। तो दोनों सही नहीं है, वोल्टेज ज्यादा हो और कम हो, दोनों कंडीशन में हमारे लिए सही नहीं होता है। क्योंकि पावर मेंटेन करने के लिए मोटर क्या करेगा, या तो करंट या वोल्टेज को कम ज्यादा करेगा, जिससे हमारा क्या होगा, या तो कॉपर लॉस होगा, नहीं तो कोर लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो कह रहा है कि टॉर्क और पावर फैक्टर के बीच में संबंध, टॉर्क और पावर फैक्टर के बीच में क्या संबंध होता है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं क्या होता है भाई। तो यहां पर लिखा हुआ है कि टॉर्क पावर फैक्टर के समानुपाती होता है। टॉर्क होता है वो पावर फैक्टर के समानुपाती, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना टॉर्क बढ़ेगा पावर फैक्टर उतना ही बढ़ेगा। यदि पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई को ही पावर फैक्टर बोलते हैं, याद करिएगा, थ्री फेज में आपको पढ़ाए हम लोग, ठीक है ना, एसी थ्योरी में। यदि पावर फैक्टर कॉस फाई बढ़ता है तो रोटर करंट रेजिस्टिव कंपोनेंट क्या होता है, रेजिस्टिव कंपोनेंट बढ़ता है। अब रेजिस्टिव को यहाँ पे एक्टिव लिख दिया है, गलत है, रेजिस्टिव कंपोनेंट बढ़ता है, जिससे टॉर्क क्या आता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यदि पावर फैक्टर कम होता है तो करंट रिएक्टिव कंपोनेंट अधिक हो जाता है। कहता है रिएक्टिव कंपोनेंट अधिक हो जाता है, जिससे टॉर्क क्या कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग कि अगर पावर फैक्टर बढ़ता है तो टॉर्क भी बढ़ता है, लेकिन रोटर करंट का जो रेजिस्टिव कंपोनेंट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे टॉर्क हमारा बढ़ता है। यदि पावर फैक्टर कम होता है तो करंट रिएक्टिव कंपोनेंट जो करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट है वो क्या होता है, अधिक हो जाता है, जिससे टॉर्क हमारा कम हो जाता है। अब रिएक्टिव मतलब विरोध करना, रिएक्ट करना मतलब विरोध करना। जब विरोध करेगा तो क्या होगा, टॉर्क हमारा कम हो जाएगा, करंट हमारा क्या होगा, अचानक से गिरेगा तो टॉर्क हमारा कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा। कह रहा है कि टॉर्क और पावर फैक्टर के बीच में संबंध, टॉर्क पावर फैक्टर के बीच में संबंध क्या है, तो इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन आपके लेवल पे, आईटीआई के लेवल पे बस फॉर्मूले याद रखिएगा। ठीक है ना, टॉर्क का फॉर्मूला है T इक्वल टू के वी स्क्वायर आर टू एस अपन आर टू स्क्वायर प्लस इसमें एस इंटू एक्स टू स्क्वायर लिखा हुआ है। और इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ टी क्या है, टॉर्क है, वी क्या है, सप्लाई वोल्टेज है आपका, x2 क्या है, रोटर का रिएक्टिव क्या है, रोटर का रिएक्टेंस है, रोटर का x2 क्या है, रोटर का रिएक्टेंस है। ठीक है, R2 रोटर का प्रतिरोध है। ठीक है, इतना सारा डेटा इसमें जो दिया हुआ उसका मीनिंग यहाँ पे, आप जो क्वेश्चन अगर कहीं से पूछेगा टॉर्क निकालने का तो इस तरीके से भी टॉर्क निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये पूछता नहीं है क्योंकि थोड़ा सा ये अपर लेवल का डिप्लोमा का पार्ट है और यहाँ पर डेरिवेशन करना उचित नहीं है इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पे पावर फैक्टर का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला था, पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू R2
अपन रूट अंदर R2² प्लस में S(x2), ये रूट अंदर में यहां से यहां तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी को क्या किया है, ये वाला सेम चीज है, देखिएगा ध्यान से, इसी को रूट अंदर में कर दिया। ऊपर केवल ये हट गया है, केवल R2 है हमारा, ठीक है, केवल R2 है, और उसी का नीचे ये कर दिया। तो याद करने में कोई ज्यादा समस्या वाला विषय नहीं है, ठीक है। और के क्या है यहाँ पे हमारा, के आपको देखने को मिल रहा होगा, कहां पे के है, इसमें के है ना। ये क्या है, स्थिरांक है। एस क्या है, स्लिप है। तो सारा टर्म कंडीशन लिखा हुआ है, फॉर्मूले ध्यान में रखना होगा, और बस एक दो पॉइंट्स जिसको आपको याद करना है। स्टार्टिंग पर जो एस होता है 1 होता है, पावर फैक्टर कम होता है, क्योंकि x2 प्रभावी होता है, इसीलिए स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। अब देखिए S=1 कब होता था हमारा, ध्यान रखिए, जब मोटर हमारा बंद होता है, मोटर नहीं चलता है, तो स्लिप हमारा 1 होता है। 1 का मतलब हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड बहुत ज्यादा रहता है उस समय। तो कह रहा है कि स्टार्टिंग पे S1 होता है, पावर फैक्टर हमारा कम रहता है, उसमें पावर फैक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ता है, चल ही नहीं रहा है मोटर, तो क्या है, ये पावर फैक्टर का यूज है, ठीक है। तो पावर फैक्टर कम होता है, तो कह रहा है क्योंकि X2 प्रभावी होता है। X2 क्या है हमारा, रोटर का रिएक्टेंस है। तो रोटर का रिएक्टेंस क्या है, प्रभावी रहता है, मतलब रोटर नहीं घूमता है, उसका रिएक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, और रोटर घूमने का काम नहीं करता है, क्योंकि स्लिप 1 है। तो मतलब पूरा सिंक्रोनस स्पीड ऐसे घूम रहा है, स्टेटर के अंदर में चुंबकीय बल रेखाएं घूम रही है, लेकिन मोटर को चलाने का काम नहीं कर रही है, नहीं चल रहा है। क्यों, क्योंकि ये माना जाता है कि जो रोटर है उसका रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है। क्या है, रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वो घूम नहीं पाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, और रिएक्टेंस ज्यादा होने की वजह से स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। जैसे टॉर्क बढ़ेगा तो हमारा रोटर घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। फुल लोड पे एस कम होता है, जब हमारा स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड में घूम रहा है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड जो चुंबकीय बल रेखाएं जिस स्पीड से घूम रही है, रोटर भी हमारा बहुत तेजी से घूम रहा है, तो थोड़ा सा कम होगा, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम होगा। मतलब एनएस का वैल्यू है, मान लीजिए 1000 आरपीएम है, ठीक है। तो एनआर का वैल्यू हमारा कितना आ रहा था, 960 आ रहा था। तो मतलब थोड़ा सा तो कम है, 3-4% की कमी है। तो 3-4% रहेगा कम, मतलब पावर फैक्टर उसमें बेहतर होता है, और हमारा क्या था, फुल लोड पे एस कम होता है। एस 3-4% होता है, फुल लोड पे एस हमारा कम हो जाता है, और हमारा पावर फैक्टर बढ़िया होता है। R2 प्रभावी होता है। R2 का मतलब रोटर का प्रतिरोध, रोटर का प्रतिरोध हमारा क्या होता है, प्रभावी होता है। प्रतिरोध बढ़ाने से क्या होता है कि हमारा टॉर्क बढ़िया मिलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं, तो इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। जो लिखा हुआ है थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, और जो लिखा हुआ उसको मेमोराइज कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि टॉर्क जो टीजी है और रोटर का इनपुट का संबंध क्या है। रोटर का इनपुट का मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड से जो स्टेटर के अंदर में जो घूम रहा है चुंबकीय बल रेखा, उससे जो इसको इनपुट मिलता है, किसको, रोटर को, उस पावर के बीच संबंध क्या है। जो टॉर्क, हम टॉर्क किसको मिलेगा, हमें मिलेगा टॉर्क, और टॉर्क मिलने से पहले रोटर को कुछ ना कुछ इनपुट मिला होगा, तब तो हमें टॉर्क मिला। ऐसे समझिए, किसी को आप गोली मारते हैं, किसी को गोली लगता है तो मर जाता है, लेकिन गोली को कहीं ना कहीं पावर मिलता है। कहां से मिलता है, बैरल से मिलता है। ट्रिगर दबाते हैं तब ना गोली को धक्का लगता है, तो गोली बाहर निकल कर आपको मारने का काम करता है। उसी तरह से अगर आपको टॉर्क मिला है जो घुमाने का काम करेगा, तो उस टॉर्क को कहां से मिलता है, रोटर से मिलता है। तो रोटर को कहीं ना कहीं बाहर से इनपुट मिला होगा। उस इनपुट पावर और टॉर्क के बीच में क्या संबंध है वो बताने का यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में ग्रॉस टॉर्क, जिसको टीजी बोलते हैं, और रोटर का इनपुट, रोटर इनपुट पावर के बीच का जो संबंध है, इस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। मतलब टीजी इक्वल टू होता है P2। P2 क्या है हमारा, रोटर का इनपुट पावर है। P2 क्या है हमारा, रोटर का इनपुट पावर जो स्टेटर के द्वारा मिलता है, अपन 2πn। इन कौन है, एस, सिंक्रोनस स्पीड। इस वैल्यू से अगर आपको पावर मालूम है, रोटर का इनपुट पावर, और आपका सिंक्रोनस स्पीड मालूम है, तो आप टॉर्क निकाल सकते हैं, ग्रोस टॉर्क निकाल सकते हैं, जो उपयोग वाला टॉर्क होता है वो आपको मालूम चल जाता है, ठीक है। और 2πns क्या है हमारा, सिंक्रोनस स्पीड है, जो रेडियन पर सेकंड में हम लोग उपयोग में लाते हैं बदलने के लिए, ठीक है। कह रहा है कि यदि सिंक्रोनस स्पीड ns अधिक है तो टॉर्क टीजी कम होगा, और इसके विपरीत होगा। अब यहाँ फॉर्मूला में देखिए, कह रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड ज्यादा रहेगा तो टॉर्क हमारा कम हो जाएगा। कम तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए नीचे में है, भाग करेंगे तो ये कम हो जाएगा, और ये कम होगा। जब सिंक्रोनस स्पीड कम होगा तो हमारा टॉर्क बढ़ जाएगा, ठीक है।
कौन सा टॉर्क, बाहर वाला। तो बहुत ज्यादा सिंक्रोनस स्पीड होना सही बात नहीं होता है, कम रहेगा तो टॉर्क बढ़िया मिलेगा आपको। मतलब मोटर जब धीरे चलेगा तो उस समय आपका टॉर्क बढ़िया मिलता है, मतलब मजबूत टॉर्क मिलता है। आप देखे होंगे ना, गाड़ी जब पुल पर चढ़ती है, मान लीजिए कि मोटर वाला गाड़ी है, बिजली से चलने वाला है ना, बैटरी वाला जो गाड़ी है, तो आप देखेंगे कि जब पुल पर चढ़ाते हैं कोई भी गाड़ी को, तो स्पीड कम करके चढ़ाया जाता है, एक नंबर में चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि जितना स्पीड कम रहेगा ना, मतलब स्पीड ये कम रहेगा, तो हमारा टॉर्क ज्यादा मिलेगा, जो घुमाने वाला पावर वो ज्यादा मिलेगा, और गाड़ी आराम से पुल पर चढ़ जाती है। हाई स्पीड से चलाइएगा तो हो सकता है गाड़ी आपका बंद हो जाए, क्योंकि पावर नहीं मिल पाएगा, उतना टॉर्क उतना नहीं जनरेट करेगा, तो मशीन पर लोड पड़ेगा, बंद हो जाएगा। लेकिन आप स्पीड कम करके चढ़ाते हो ना, तो बढ़िया टॉर्क मिलता है, और उससे आप गाड़ी चढ़ जाती है। आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब सिंक्रोनस स्पीड कम रहेगा तो टॉर्क बढ़िया मिलेगा, गाड़ी लोड ज्यादा लगी और बढ़िया से चलेगी, ठीक है। यदि P2 इनपुट, रोटर का जो इनपुट है बढ़ता है तो टीजी भी बढ़ेगा। रोटर का इनपुट ये P2 बढ़ जाएगा तो हमारा टॉर्क भी बढ़ जाएगा। तो इनपुट में जितना ज्यादा मिलेगा किसको, रोटर को इनपुट, उतना ही हमारा टॉर्क बढ़िया पैदा कर लेगा। इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद रखना होगा। एफ आर, एफ क्या है, स्टेटर का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, और एस स्लिप है। तो अगर हम लोग एफ आर निकालें, रोटर का फ्रीक्वेंसी निकालें हम लोग, एफ आर मतलब रोटर, रोटर का फ्रीक्वेंसी निकाले तो एस इंटू एफ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रोटर का ईएमएफ आवृत्ति, रोटर का फ्रीक्वेंसी निकाले एफ आर, तो एस इंटू एफ होता है। रोटर का वास्तविक गति निकाले, तो ये तो आपको मालूम है ना, वास्तविक गति निकालना फॉर्मूला तो मालूम है, एन आर इक्वल टू एन एस ब्रैकेट में 1 माइनस एस, ठीक है। रोटर का दक्षता निकालना हो तो कह रहा है कि मैकेनिकल पावर आउटपुट अपन रोटर का इनपुट पावर है ना। तो जो आउटपुट हमें मिलता है, आउटपुट जो हमें मैकेनिकल मिलेगा, घुमाने का जो पावर मिलेगा वो, और बटा में रोटर का इनपुट, इन दोनों को भाग करेंगे तो हमारा क्या होता है, मोटर का एफिशिएंसी आ जाता है। और नहीं तो मोटर का एफिशिएंसी 1 माइनस स्लिप इंटू 100 करके भी निकालते हैं। इस वाले को ध्यान में रखिएगा, कहीं स्लिप दिया रहेगा तो एफिशिएंसी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा आप देखिए, मान लीजिए स्लिप हमारा कभी कहीं आ रहा था 4% ना, 4% तो आ रहा था, तो एनएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4% का मतलब क्या हुआ, 0.04, यही हुआ ना। तो यहां निकाल लेंगे 1 माइनस 0.04 इंटू 100, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 0.96 हो जाएगा इंटू 100, मतलब 96%, ये होगा ना, क्या हो जाएगा, 96% हो जाएगा। तो 96% हमारा एफिशिएंसी होगा। तो इस वाले डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोग जो मोटर है या कहा से रोटर है उसका एफिशिएंसी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है रोटर का इनपुट। तो थोड़ा समझ लिए रोटर का इनपुट क्या होता है। रोटर का इनपुट जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, कह रहा है कि वह शक्ति जो स्टेटर से रोटर को इंडक्शन द्वारा स्थानांतरित होती है। कह रहा है कि स्टेटर, कह रहा है कि रोटर का इनपुट क्या होगा, ये स्टेटर है हमारा, इसके अंदर में जो घूमता है वो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। तो जो ये पावर है ना, ये पावर कहाँ ट्रांसफर होता है, हमारा रोटर में ट्रांसफर होता है। कहाँ होता है, रोटर में ट्रांसफर होता है। और कैसे ट्रांसफर होता है, इंडक्शन के द्वारा। तो इंडक्शन के द्वारा जो पावर यहाँ पर ट्रांसफर होता है उसी को बोलते हैं रोटर का इनपुट। क्या बोलते हैं, रोटर का इनपुट, ठीक है ना। जो ट्रांसफर यहां से यहां होता है, ट्रांसफर होने में लॉस होता है। क्या लॉस होता है हमारा, तो रोटर का जो स्टेटर का जो इनपुट है ना, जो यहाँ पे स्टेटर के इनपुट जो पावर हमें मिला है, इसमें से हमारा जो हानि होता है, जिससे कॉपर लॉस हो गया है ना, कोर लॉस हो गया, ये दोनों को माइनस करके बाद जो बचता है वही हमारा रोटर के पास जाता है। मतलब स्टेटर का जो इनपुट है, जो चुंबकीय बल रेखा घूम रही है, जहां से पावर जनरेट हो रहा है, उसमें से स्टेटर का हानि निकाल दे। स्टेटर में क्या हानि होती है, कॉपर का हानि होती है और कोर का हानि होती है। इन दोनों को माइनस करते हैं, वही हमारा P2 होता है, जो रोटर का इनपुट पावर होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं मैकेनिकल पावर आउटपुट क्या होगा। मैकेनिकल पावर आउटपुट मतलब रोटर द्वारा जो उत्पन्न वास्तविक यांत्रिक शक्ति होता है। मोटर क्या करता है, आपको मैकेनिकल पावर देता है। तो जो मोटर आपको मैकेनिकल पावर देता है, जो आप यूज करते हो, वही हमारा मैकेनिकल आउटपुट पावर होता है। मैकेनिकल आउटपुट पावर क्या होगा, तो जो हमें मोटर से पावर मिलता है घुमाने के लिए, घुमाने वाला जो शक्ति हमें मिलता है, उसी को हम बोलेंगे मैकेनिकल आउटपुट पावर, ठीक है। और ये क्या होता है, मैकेनिकल आउटपुट पावर कह रहा है कि P2 जो इनपुट मिला हुआ है रोटर को, उसमें से रोटर का कॉपर लॉस निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो हमें मिलता है वो हमारा होता है
मैकेनिकल पावर आउटपुट। और इसको और शॉर्ट में हम लिख सकते हैं पी मैकेनिकल। मैकेनिकल जो पावर हमें मिलता है वो होता है 1 - स्लिप इंटू P2। याद रखिएगा 1 - स्लिप, 1 - स्लिप कर लीजिए, स्लिप को 1 में से माइनस करके अब P2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मैकेनिकल पावर पता चल जाएगा। और ये जो 1 - s है ना, ये तो यही तो है हमारा लॉसेस। इस लॉसेस को गुना कर लेंगे क्योंकि ये दशमलव में आएगा, तो जो मिलेगा वो हमारा मैकेनिकल पावर हो जाएगा। ठीक है, रोटर का कॉपर लॉसेस। तो रोटर का कॉपर लॉसेस क्या होता है, तो एस इंटू P2 होता है। अगर कॉपर लॉस निकालने कहीं बोले कि भाई रोटर का कॉपर लॉस निकालो, तो एस जो स्लीप है उसमें हम P2 रोटर का इनपुट पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रोटर का कॉपर लॉस हमें मालूम चल जाता है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा टर्म कंडीशन था जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है भाई, कि कह रहा है कि पोल जो है ना, एक 10 पोल, P = 10 है, 10 पोल दिया हुआ है, अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर का सवाल ऐसे यहाँ पे आ गया, लेकिन बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्टरनेटर का भी अल्टरनेटर वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये इंडक्शन मोटर से ही बन जाता है, तो यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, आरपीएम कितना दिया हुआ है, NS NR दिया हुआ। अल्टरनेटर का स्पीड दिया हुआ हमारा 600 आरपीएम। ठीक है, और पोल 10 पोल अल्टरनेटर 600 आरपीएम पर चलता है, और 8 ध्रुव इंडक्शन मोटर। और एक दिया पोल हमारा 8 दिया हुआ है, ये अल्टरनेटर का है और ये इंडक्शन मोटर का है। ठीक है ना, इंडक्शन मोटर का को सप्लाई देता है। ये अल्टरनेटर हमें इंडक्शन मोटर को सप्लाई देता है, जो 8 ध्रुव वाला इंडक्शन मोटर है। यदि फुल लोड पर इंडक्शन मोटर का स्लिप 4% है, 4% स्लिप दिया हुआ किसका, इंडक्शन मोटर का, मतलब 0.04 दिया हुआ स्लिप। तो कह रहा है कि रोटर का ईएमएफ फ्रीक्वेंसी ज्ञात करिए और रोटर का फुल स्पीड आपको ज्ञात करिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 10 पोल अल्टरनेटर है, एक अल्टरनेटर है। ठीक है, यहाँ इसको मान लीजिए अल्टरनेटर। ये इसका पोल कितना है, 10 गो पोल है, और इसका स्पीड कितना है हमारा, स्पीड इसका 600 आरपीएम है। कितना है, 600 आरपीएम है। अब ये कह रहा है कि एक मोटर है, इसको मोटर कर लीजिए, ये एम है, मोटर है, ये चल रहा है। ये कहीं चल रहा है, जब अल्टरनेटर चलता है तो 3 फेज सप्लाई देता है, यहां से करंट वोल्टेज इसको सप्लाई कर रहा है, तो ये चल रहा है। ठीक है, अल्टरनेटर क्या है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतना मान लो कि अल्टरनेटर से क्या करते हैं, एसी हम लोग क्या करते हैं, करंट का उत्पादन करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है अल्टरनेटर। ये इसके 10 पोल है और 600 आरपीएम पर चल रहा है, वोल्टेज सप्लाई कर रहा है किसको, मोटर को। और मोटर के बारे में जानकारी दिया गया है कि मोटर का जो पोल है ये 8 पोल का मोटर है, और कह रहा कि इसके जो स्लिप है 4% दिया हुआ। स्लिप कितना है, 4%, मतलब 0.04 है। ठीक है, और फुल लोड पे ये चल रहा है, इंडक्शन मोटर फुल लोड पे चल रहा है। तो कह रहा है कि रोटर का ईएमएफ बताइए और रोटर का फुल स्पीड ज्ञात करिए, क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर समझिए, यहां पर बात क्या है कि रोटर का ईएमएफ पूछ रहा है। ये जो रोटर घूम रहा है इसका ईएमएफ फ्रीक्वेंसी, ईएमएफ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, एफ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कितना होगा। तो जो यहां से एसी सप्लाई जा रहा है इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वही फ्रीक्वेंसी इसका होगा। बात सही है। तो चलिए हम अल्टरनेटर का अगर फ्रीक्वेंसी निकाल लें तो हम जानते हैं एन इक्वल टू होता है 120/F/P। NS नहीं लिखें, क्यों नहीं लिखें, क्योंकि हमें ये अल्टरनेटर है, NS लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम इसी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, N इंटू P हो जाएगा अपन F हो जाएगा अपन 120 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। तो यहां पर कर लीजिए, N कितना दिया हुआ है हमारा 600, इंटू P कितना है हमारा 10 है, और नीचे 120 हो गया हमारा। ठीक है, कट गया 12×5 = 60, मतलब 50 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितना आया, 50 हर्ट्ज आ गया। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा कितना होगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी मालूम चल गया तो किसका मालूम चला, अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी आया। तो यही तो सप्लाई यहां जा रहा है, तो जो एसी का फ्रीक्वेंसी होगा कितना होगा, तो मोटर के लिए भी 50 हर्ट्ज हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब कह रहा है कि रोटर का फुल स्पीड बताइए, एनआर पूछ रहा है, एनआर कितना होगा, एनआर कितना होगा। ठीक है, तो एनआर निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला हमारा, एनआर इक्वल टू एन एस ब्रैकेट में 1 - S/P
वन माइनस एस करके हम यहां से निकाल लेते हैं एनआर का। लेकिन जो एनएस है ये तो निकालना पड़ेगा, एनएस क्या होगा, तब तो रोटर का हमारा एनआर निकलेगा, क्योंकि एनएस तो दिया नहीं है कहीं, कहाँ दिया है, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एनएस निकाल लेंगे। तो एनएस इक्वल टू होता है हमारा 120 इंटू एफ अपन पी। तो क्या होगा 120, फ्रीक्वेंसी कितना है भाई 50 है, और मोटर का कितना है पोल, ये 10 नहीं लेंगे, मोटर का पोल कितना है 8 है, 8 ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ कटा देंगे, कैसे कटेगा भाई, तो 4 दूनी 8 और 60 दूनी 120, यही होगा ना, और 2 दूनी 4, 30 दूनी 60, मतलब 15 हो गया ये, और 15 पचे 75, मतलब जो एनएस आया वो 750 आरपीएम आ जाएगा। कितना जाएगा 750 आरपीएम, डायरेक्टली 15 वाट है 20 से होता है, कटा लीजिएगा, तो 750 आरपीएम एनएस आ गया। ठीक है, एनएस का वैल्यू यहां रख लेंगे। ठीक है, यहां से आप निकालिएगा, इसमें रख लो, एनआर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनएस कितना आया 750, कितना आया 750, ब्रैकेट में 1 माइनस स्लिप कितना दिया हुआ 0.04 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो एनआर का वैल्यू आ जाएगा, एनआर का वैल्यू आएगा, वही तो है हमारा आंसर, वही तो निकालना था यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से सोच सोच के निकालिएगा तो सब बन जाएगा। और इसको प्रॉपर अच्छे से मैंने आपको बना दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से, तो आपको समझ में आएगा। सेम जो मैंने बताया उसी तरह से यहाँ पे बना दिया गया है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो फाइनल स्पीड आ रहा है वो 720 आरपीएम आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर के टाइप्स को हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहां तक हम लोग ये पढ़ रहे थे, इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे। थोड़ा कई प्रकार के टाइप्स भी होता है, यहाँ पे 2 टाइप्स आपको दिख रहा होगा, स्क्विरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है ना, और इसके अंदर भी कुछ कुछ छोटे छोटे टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है, इससे पहले वाला रिविजन बढ़िया से कर लीजिएगा, तो आपको 75% क्वेश्चन इंडक्शन मोटर का खत्म हो जाएगा। यहाँ के बाद मात्र जो 25-30% जो क्वेश्चन होते हैं, जो यहाँ के बाद पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा वेटेज पीछे वाला जो लेक्चर उसका है। तो पीछे वाला लेक्चर सब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो मैंने क्वेश्चन बताया है उसको बढ़िया से और प्रैक्टिस कर लेंगे, इसलिए क्योंकि उसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। थैंक यू।